Dear students, welcome back. Namaste. Yesterday I taught you present indefinite tense. But today I will teach you present continuous tense and present perfect tense. Though you all have read these tenses in your previous classes, but these are much more important for everybody all the time, at every level, examinations and education classes. My dear students, कल मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है, टेंस मूलतः कितने प्रकार का होता है, फिर प्रत्येक प्रकार के टेंस चार चार प्रकार के भेदों के साथ होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। मैंने प्रेजेंट टेंस से ही पढ़ाना शुरू किया। कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हुई थी, इसलिए आज मैं सर्वप्रथम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस मीन्स रेगुलर, चलना, जारी रहना, वर्तमान में होते रहना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यह नहीं बताता कि कोई काम कब शुरू हुआ है और कब समाप्त होगा, केवल यह बताता है कि कोई काम वर्तमान में जारी है, चल रहा है। इसलिए आपको इस चीज़ को अपने दिमाग में घर बना लेना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसी कार्य की शुरुआत और समापन की कोई सूचना नहीं देता है, अपितु यह वर्तमान में किसी कार्य के जारी रहने की ही सूचना देता है। इसीलिए इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटीन्यूअस का एक सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची रेगुलर, नियमित। प्रेजेंट रेगुलर टेंस कहने के बजाय प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहना ही ज़्यादा उचित होगा। अब बच्चों, सबसे पहली बड़ी बात होती है कि हाउ वन स्टूडेंट या एनी स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई दिस टेंस। कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी कैसे यह पहचान करेगा कि अमुक वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन is much more important. So you want to understand and learn my given formula. रहा, रही, रहे, कंटीन्यूअस कहे। वंस मोर, एक बार फिर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है कि रहा, रही, रहे, कंटीन्यूअस कहे। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं तो आप तत्काल उसको कंटीन्यूअस टेंस में रखें। यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात होगी तो रहा है, रही है, रहे हैं लिखा होगा। इसलिए एक बार फिर पहचान है इसकी कि रहा, रही, रहे, कंटीन्यूअस कहे। गुड। अब प्रश्न उठता है कि हमने पहचान कर लिया कि अमुक वाक्य द गिवन सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कि दिया गया सेंटेंस वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। लेकिन अब हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसका अनुवाद कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे,
अंग्रेजी में दिया है तो कैसे हिंदी बनाएंगे, हिंदी में दिया हुआ है तो कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसलिए आपको स्मरण होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है, पुनः एक बार संकेत कर दे रहा हूं कि देयर आर 3 पर्सन्स इन हिंदी, इन संस्कृत एंड इन इंग्लिश आल्सो। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में 3 पर्सन होते हैं, पुरुष होते हैं। समझने में थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, लेकिन ध्यान देने पर भ्रम दूर हो जाता है। संस्कृत में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वहां पर सहतौते, सातेता कहा जाता है। जो संस्कृत और हिंदी का प्रथम पुरुष होता है सहतौते, वह वे दोनों वे सब हमारे यहाँ अंग्रेजी लिटरेचर में, अंग्रेजी लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में उसे ही, सी, इट कहा जाता है। ही, सी, इट जो होता है हमारे यहाँ, जिसे आप कहते हैं थर्ड पर्सन, यह थर्ड पर्सन होता है, लेकिन संस्कृत और हिंदी में प्रथम पुरुष होता है। फिर जो संस्कृत और हिंदी में जिसे आप तुम कहते हैं, आप, संस्कृत में उसके लिए है त्वम, युवाम, युवम। आप दोनों, आप सब, तुम दोनों, तुम सब। अंग्रेजी में हमारे लिए शब्द है यू, योर, योर्स। तो वहां पर त्वम, युवाम, युयम मध्यम पुरुष है। तुम दोनों, तुम सब हिंदी में मध्यम पुरुष है। हमारे यहां इसको, यू को सेकंड पर्सन कहते हैं। और हिंदी संस्कृत अंग्रेजी में समानताएं बहुत हैं। संस्कृत में जिसे उत्तम पुरुष कहा जाता है, अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। उसी प्रकार संस्कृत में, अंग्रेजी में आई, माई, ये जो आते हैं यह फर्स्ट पर्सन आते हैं। तो हमारे पास अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमको इसलिए यहां बताना पड़ रहा है कि हम वाक्य बनाते समय क्रियाओं और हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते समय हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कौन थर्ड पर्सन है, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है। इसलिए अब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य बनाना सीखिए। अब हम पहले लेते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही, सी, इट, और यहां पर नाउन भी आता है, किसी का नाम, एक वचन कर्ता जो अकेला होता है। जहां ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, वहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, और इज के प्रयोग करने के साथ साथ जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसको उसके बाद लिख देते हैं। जैसे वह पतंग उड़ा रहा है, जैसे वह पतंग उड़ा रहा है, वह मीन्स ही। अब पतंग, काइट, उड़ाना, फ्लाई, लेकिन फ्लाई माने होता है उड़ाना, उड़ना। यहां पर उड़ा रहा है, कंटिन्यूअस है,
तो हमको फ्लाई में जोड़ना पड़ेगा ING। तो वाक्य कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप कहते हैं पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है? जब आप वाक्य में हु का प्रयोग करेंगे, कौन, कहते हैं वह पतंग उड़ा रहा है। कौन पतंग उड़ा रहा? हु इज फ्लाइंग काइट, कहते हैं ही, तो ही यहां पर सब्जेक्ट हो गया। अब प्लस आता है ऑब्जेक्ट, जिसे कि मेन वर्ब में ING जोड़ने के दाएं हाथ बाद में लिखते हैं। तो कहते हैं वह क्या उड़ा रहा है, व्हाट का प्रयोग करेंगे। जब व्हाट का प्रयोग कर दिया आपने तो उत्तर आ गया काइट, पतंग। तो यहां पर ही सब्जेक्ट हो गया और काइट ऑब्जेक्ट हो गया। तो वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज, फ्लाई में ING, फ्लाइंग काइट, ही इज फ्लाइंग काइट, वह पतंग उड़ा रहा है। अब वह पतंग उड़ा रहा है, कब से उड़ा रहा है, कब तक उड़ाएगा, इसकी कोई सूचना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं देता है। वह इतना ही बताता है कि वह पतंग उड़ा रहा है। तो ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जहां आएगा, नाउन जहां एक नाउन आ जाएगा, एक किसी का नाम आ जाएगा, वहां पर सब्जेक्ट पहले रखेंगे, प्लस इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया में ING जोड़ करके उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे और इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा। अब जैसे प्रश्न आ जाता है कि राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है, रहा रही रहे कंटीन्यूअस कहे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आपने पहचान कर लिया। अब आप पहले पूछिए सब्जेक्ट क्या है, तो हु का प्रयोग कीजिएगा। हु इज राइटिंग, कौन लिख रहा है, कह राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट पहले रखा जाता है। फिर कहते हैं क्या लिख रहा है, तो आ गया पत्र, यानी वो सबसे बाद में रखा जाता है, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले, ऑब्जेक्ट सबसे बाद में। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, लेकिन आप जानते हैं जहाँ एक वचन होता है, ही, सी, इट, अब एक वचन होता है, वहां पर आर का प्रयोग नहीं करते। और ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ अगर आई नहीं है तो यहाँ एम का भी प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर इज का ही प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा राम इज। अब लिखना क्या होता है, लिखना मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। राइट, राइट में क्या जोड़ दिया, ING, राइटिंग। राम इज राइटिंग, पत्र लिख रहा है। अब आपने कह दिया लेटर, लेकिन लेटर लिखा जाना ठीक है, लेकिन यहां पर एक पत्र लिखता है कोई, ऐसा नहीं कि 0 पत्र लिखा या अनगिनत लिख दे। ए लेटर, राम इज राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। इस प्रकार से आपका एक वाक्य बन गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। यदि आई है, सब्जेक्ट आई हो गया, तो आई के साथ सहायक क्रिया एम लगता है। मैं पत्र लिख रहा हूं, तो यहां पर आई के साथ एम लगता है, आई एम राइटिंग ए लेटर। आई क्या है, कौन सा पर्सन है, प्रथम पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। इसके बाद आप जब आते हैं कि जहां पर सेकंड पर्सन आता है, यू या बहुवचन क्रिया है, सिंगुलर के बाद क्या आती है, प्लूरल, सब्जेक्ट, कर्ता। लेकिन यदि यू, वी, दे हैं और भले अकेले हैं, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भी इनके साथ आर का प्रयोग होता है सेकंड पर्सन में। जैसे तुम पढ़ रहे हो,
तुम पढ़ रहे हो। अब तुम, इसकी अंग्रेजी क्या है? यू। अब यहां पर इज और आई एम का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड पर्सन में यू, वी, दे भले एक वचन है या यू एक वचन है, यहां पर आर का प्रयोग होता है। यू आर, मैंने क्या कहा था? तुम पढ़ रहे हो। यू आर, रीड में आईएनजी, यू आर रीडिंग। अब कहते हो तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ रहे हो? अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू आर रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आप वाक्य बनाना सीख जाएंगे। यदि आपको कहे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हाउ वी कैन मेक निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव मतलब होता है हाँ का ना, अस्ति का नास्ति। तो जहां पर हेल्पिंग वर्ब है उसके दाएं, उसके आगे हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे राम पत्र नहीं लिख रहा है, अंग्रेजी इसका हमने बनाया था राम इज राइटिंग ए लेटर। राम इज राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है, लेकिन इसका नकारात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, राम पत्र नहीं लिख रहा है। तो राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, राइटिंग मुख्य क्रिया, ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। इस प्रकार यहां पर जब आप नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मुख्य वर्ब मेन वर्ब के बीच में कर देते हैं तो आपका कोई भी वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन बनाने का बड़ा आसान तरीका है बेटा। यहां पर आप जानते हैं कि दो प्रकार की वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया और एक है मेन वर्ब मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया तो वाक्य में ही जहां रहती है वहीं रहेगी, हेल्पिंग वर्ब ही इधर उधर चलती रहती है, इसका ही स्थान हम बदल सकते हैं। तो जहां पर हमें किसी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य का इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना होता है, यानी वेयर वी सी नीड टू मेक एनी सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फ्रॉम सिंपल टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वी पुट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट बिफोर द सब्जेक्ट, and make the sentence, and at the last of the sentence we put question mark, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसको हम लगा देते हैं। जैसे हो गया कि क्या सुनार सोने के कंगन बना रहा है? सुनार सोने के कंगन बना रहा है, ये सिंपल सेंटेंस है। सुनार को आप जानते हैं क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ। द गोल्ड स्मिथ इज मेकिंग सोने के कंगन, गोल्ड ब्रेसलेट्स। द गोल्ड स्मिथ इज मेकिंग गोल्ड ब्रेसलेट्स। अब आपको बनाना है क्वेश्चन, तो इसका इज पहले कर दीजिए, इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग गोल्ड ब्रेसलेट्स। इज पहले लग जाने से बेटा आपका यह प्रश्न क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेशन हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई शक, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कभी कभी एक चीज और आता है, जब वहां आ जाता है बेटा क्या, क्यों, कैसे, और वाक्य होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। जैसे हो गया कि
वह क्या कर रहा, वह क्या कर रहा। अब प्रश्न उठा कि यहां पर सहायक क्रिया से केवल काम नहीं चलेगा, सहायक क्रिया से काम नहीं कर रहा चलेगा। जैसे कौन बात कर रहा, हम लोग क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कहते ना कौन बोल रहा, कौन बात कर रहा, ये सामान्य बात है। अब बात आ गई कि वह क्या कर रहा, तो हमें सबसे पहले जो क्या, क्यों, कैसे हैं, व्हाट, हाउ, व्हेन, तो क्या, क्यों, कैसे के अंग्रेजी शब्दों को पहले रखना चाहिए। जैसे अगर आ गया क्या तो व्हाट, क्यों तो व्हाई, कैसे तो हाउ। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। तो ये ध्यान रखिएगा कि कब, क्या, क्यों, कैसे के जहां पर प्रश्न होंगे, इंट्रोगेशन होंगे इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वी आर टू रिमेंबर दैट वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द इंग्लिश मीनिंग ऑफ क्या, क्यों, कैसे, अदरवाइज नोबडी कैन मेक ए सेंटेंस। इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहां पर भी आप कहीं इंट्रोगेशन का वाक्य देखें, क्या, क्यों, कैसे से शुरू हुआ हो, तो इट्स आवर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट द इंग्लिश वर्जन ऑफ क्या, क्यों, कैसे at the first place of the sentence, then we can make a new sentence as translation। मुझे विश्वास है कि आपको इस चीज को आ गया होगा। जैसे कौन बोल रहा है, बात कर रहा, कौन बोल रहा, बात कर रहा, कौन, हु, तो हु को हम पहले रखेंगे, हु इज टॉकिंग, कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग। आप जहां पर इंट्रोगेशन का वाक्य क्या, क्यों, कैसे का देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वहां पर हेल्पिंग वर्ब को पहले न लगाइएगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा यहाँ पर क्या, क्यों, कैसे के अंग्रेजी शब्दों के बाद ही लगेगा। और क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में, वाक्य के अंत में, जहाँ आप फुल स्टॉप लगाते हैं क्वेश्चन वाले प्रश्नों में, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है, वहाँ कहीं फुल स्टॉप नहीं लगता है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो यह कमी मानी जाती है, ग्रामेटिकल एरर मानी जाती है, छोटी छोटी कमी हमारे लिए दिक्कत कर देती है। अब बेटा वाक्य का चौथा रूप आ जाता है कि जैसे क्या वह समय नष्ट नहीं कर रहा है, क्या वह समय नष्ट नहीं कर रहा है। अब प्रश्न आता है पहले कि वह समय नष्ट कर रहा है, वह समय नष्ट कर रहा है, तो समय नष्ट करना क्या होता है, वेस्टिंग, वेस्ट शब्द होता है, नष्ट करना, वेस्ट में आईएनजी जुड़ गया, वेस्टिंग, तो वह समय नष्ट कर रहा है। सिंपल सेंटेंस, ही इज वेस्टिंग, ही इज वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। निगेटिव में वह अपना समय नहीं बर्बाद कर रहा है, ही इज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम। इंट्रोगेटिव में इज ही वेस्टिंग हिज टाइम, क्या वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन यदि इसमें निगेशन भी हो, इंट्रोगेशन विद निगेशन हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों साथ में हो, तो होगा इज ही नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, इज ही नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, क्या वह अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहा। तो मुझे विश्वास है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप अवश्य समझ गए होंगे, अन्यथा इस वीडियो को दोबारा आप देखेंगे तो आप और बढ़िया से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो उसको आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप 5 वाक्य हमसे ले लीजिए जिसका आपको ट्रांसलेट करके सिंपल से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेशन विद नेगेशन बना करके बताना है, ग्रुप में भेजना है। नंबर फर्स्ट लिखिए,
शीला दूध पी रही है। आकाश में कबूतर उड़ रहे हैं। वह बच्चा शरारत कर रहा है। ऑनलाइन शिक्षण में सभी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर 9 ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये वाक्य है, 9 ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। आप लोग, मुझे विश्वास है कि इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो अवश्य फायदा होगा। दूसरा, बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, आपका शिक्षक होने के नाते, एक मित्र, एक सखा, एक सहायक, एक शुभचिंतक होने के नाते, बीइंग ए टीचर, ए वेल विशर, ए फ्रेंड, ए काउंसलर, एज ए accountable person, citizen, as well as a Red Cross person, a scouter. It is my earnest and polite request to you all to stay at home and to follow लॉकडाउन। बच्चों, मैं एक मित्र, सखा, अध्यापक के साथ साथ आपके जनपद के माध्यमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष और स्काउटिंग का सहायक जिला कमिश्नर अम्बेडकर नगर, आपसे विनम्र भाव में निवेदन करता हूँ कि शत्रु अदृश्य है। कोरोना वायरस आँखों से दृश्यमान नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं है। यदि शत्रु अदृश्य है तो बचने के लिए स्वयं को भी अदृश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि हम शत्रु को देख नहीं सकते तो उससे छिप करके हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए आप राष्ट्रीय लॉकडाउन का पालन करें, बड़े बूढ़ों की सेवा और उनकी आज्ञा का अनुपालन करें, नियमित हमारे इस वीडियो को देखते रहें। कहीं कोई कमी है तो मुझे सुझाव देते रहें। आपका यह शिक्षक सदैव आपके लिए प्रस्तुत है। जय शिक्षक, जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सन्स। ओके, जय हिंद।